नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ मैं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। कौन राजनीतिक दल किसके साथ जा रहा है, कौन किसके लिए सीटें छोड़ रहा है, अंडरहैंड डीलिंग किसकी चल रही है, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का होने वाली है, घमासान सभी जगह है। सारा गोदी मीडिया इंडिया गठबंधन में कितना घमासान है, सीट शेयरिंग हो नहीं रही, इसके लिए हंसी मजाक करते थे। आज एनडीए गठबंधन में भी वही है। अमित शाह जैसे चाणक्य, जो अपने लोग उनको चाणक्य कहते हैं, मैं जुगाड़ू कहता हूँ, और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वहाँ सीट शेयरिंग के मसले बड़े टाइट हैं। हर जगह कहीं ना कहीं विद्रोह है, हर जगह झगड़े चल रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं जो अ, लेनी है महारा लोकसभा की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन स्थिति इतनी बुरी फंसी है कि महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे, ओरिजिनल शिवसेना, 20-22 सीट वो चाहते हैं। उधर ओरिजिनल एनसीपी वो भी 20-22 सीट चाहते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कम कभी सीट लड़े नहीं हो। और बीजेपी तो बेचारी 20-22-26 सीट पे चुनाव लड़ना ही चाहती है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही लड़ी थी। टोटल 48 सीटें 66-62 कैसे करे इसका घुटाला चल रहा है। कुल मिला के बीजेपी ये भी जानती है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार, भले ही इनको लोगों ने वो बना दिया, मतलब इलेक्शन कमीशन ने ओरिजिनल पार्टी बताया और सिंबल दे दिया, लेकिन जमीन पे इनके पास कुछ भी नहीं, ना कार्यकर्ता ना मतदाता। ऐसे में 20-20 सीट देके कुछ सीट शहीद करने के बजाय खुद बीजेपी 36 सीटों के आसपास, 32 से 36 सीटों के आसपास लड़ना चाहती है, और बाकी 10 बार 5-6 सीटें इन दोनों को देना चाहती है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, वो और अजित पवार की एनसीपी, इनके बीच में भी कई मामले फंसे हैं। खासकर बारामती का जो मामला है, जहां सुप्रिया सुले चुनाव लड़ती हैं, शरद पवार की बेटी, अजित पवार की बहन, शरद पवार का वो गढ़ है। वहां पर अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा को लड़ने का करीब करीब तय करवा लिया, और अजित पवार ने वो सीट अपने पास ली। लेकिन शिंदे गुट के एक विधायक है, शिवतारे, उनकी बहुत बड़ी दुश्मनी है अजित पवार से। उन्होंने कहा कि चाहे जमाना इधर को उधर हो जाए, मैं अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ये उसके तेवर देख के अजित पवार ने भी गुस्से में कहा, यदि अजित एकनाथ शिंदे इनको नहीं समझा पाए, तो फिर मुझे एकनाथ शिंदे के बेटे के खिलाफ भी लोग उतारने पड़ेंगे। आपस में कितनी मारकाट चली है, ये आप देख रहे हैं। क्योंकि ये लोग आए तो सत्ता के लालच, एक को मुख्यमंत्री बनना था, ईडी की पीड़ा थी, दूसरी को ईडी की पीड़ा थी, लेकिन आए तो लगा कि सत्ता का मक्खन भी खाने को मिलेगा। क्योंकि 2.5 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बाद जो माल काटा, उसके बाद एकदम दुकान बंद हो जाए तो असहाय हो जाते हैं। इसलिए पूरा शरद पवार का कुनबा उठ के इधर आ गया। अब पहले बीजेपी के अपने जो उम्मीदवारों की बड़ी लिस्ट है, अब उसमें जो बाहर से जो बीजेपी में लोग आए हैं, कई कांग्रेस के, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में सिर्फ एक बीजेपी नहीं, महाराष्ट्र में जो बीजेपी है वो कई बीजेपी है। एक ओरिजिनल बीजेपी, एक कांग्रेस बीजेपी है, मतलब कांग्रेस से जो बीजेपी में आए, एक एनसीपी बीजेपी है, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस से जो बीजेपी में आए, एक शिवसेना बीजेपी, जो शिवसेना से लोग आए, एक मनसे बीजेपी है, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आए। ये सब कुल में आए हैं, लेकिन भाजपा में भले ही देवेंद्र फडणवीस उनको गले लगाता हो, लेकिन कार्यकर्ता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनकी वही व्यवस्थिति है, जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान में गए और सेकंड रेट सिटीजन है, वैसे सेकंड रेट भाजपाई ये वहां बने हैं। क्योंकि इनका एक वजूद था, इनको तोड़ के लाया था, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट पूरा करना है। तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस नागपुर से लेकर कोकण तक भागा दौड़ी कर रहे हैं। कभी इस पाटिल को समझाते हैं, तो कभी उसको समझाते हैं, कभी इसके बारे में बोलते हैं कि नहीं वो नाराज नहीं, उसकी नाराजगी खत्म हो गई। लेकिन कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस के लिए ये बड़ा टास्क है कि ये इतने सारे लोग चलाएंगे कैसे। जब ये चल ही रहा था, तो फिर राज ठाकरे के साथ भी हाथ मिला लिया। अब एक और हो गया। अब भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओरिजिनल भाजपा ही क्या करे, घर पे बैठे,
क्योंकि 65 साल तक जिस कांग्रेस के साथ इन भाजपाइयों ने लड़ा दिया, बुरी तरह से लड़े, वो आज वापस वही अपने जगह पे दिखाई दे रहे हैं। जब उनकी सत्ता केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है कि फिर उनकी पालकियां ढोनी पड़ रही हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। जब भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, वो बिना पैसे का संघर्ष था। अपना घर बेच के उन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया, लठ खाए, कैसे झेले, वो जेल गए। और जब सत्ता भोगने का समय आ गया, तब यही बीके पाटिल सत्ता भोग रहे हैं, छगन भुजबल सत्ता भोग रहे हैं, अजित पवार सत्ता भोग रहे हैं। सत्ता भोगने वाले वही हैं जो पहले भी सत्ता भोग रहे थे। मानो वो अमर पट्टा लेके आए हैं। सत्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, सत्ता में रहेंगे यही लोग। तो फिर भाजपा का कार्यकर्ता क्या कहेगा? भाजपा ने इसका इंडिकेशन, जो एक बाई इलेक्शन हुआ पुणे में, कस्बा में, जहां यही कहा जाता था कि कुत्ते को भी खड़ा करके बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन वहां बीजेपी का उम्मीदवार हार गया, बीजेपी सदमे में आ गई। इसके डर से लोकसभा का उपचुनाव हुआ ही नहीं गिरीश बापट की मृत्यु के बाद। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को पूछा कि भाई पूना में बाई इलेक्शन क्यों नहीं करवाया सांसद के लोकसभा क्षेत्र में, तब उन्होंने कहा कि साहब, हम काम के चक्कर में भूल ही गए, चुनाव आयोग का एफिडेविट, हम भूल गए कि पुणे में भी बाई इलेक्शन करना है। सही मायने में कस्बा में झटका खाने के बाद ना किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव करवाने की हिम्मत बीजेपी में थी, ना कोई दूसरा बाई इलेक्शन करवाने की, क्योंकि हार उनको सामने दिख रही थी। कस्बा में बीजेपी के उम्मीदवार को किसने हराया? कस्बा में बीजेपी के उम्मीदवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हराया। और यही माहौल पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, क्योंकि जो बाहर से आए उनको सर पे ढोने के लिए वो तैयार नहीं। अहमदनगर जिला ऐसा है जहां राम शिंदे ने और कई लोगों ने मेहनत कर वहां अपना एक वजूद बनाया। अहमदनगर जिले में वीके पाटिल का वर्चस्व था, कोल्हे का वर्चस्व था। ये शुगर किंग जो लोग थे, इन्हीं के अर्ध गिर्द पूरे अहमदनगर जिले की राजनीति घूमती थी। लेकिन जब बीजेपी ने वहां छेद किया, राम शिंदे मंत्री भी बने। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव के बाद देखा जाए तो फिर वीके पाटिल वहां रेवेन्यू मिनिस्टर बन गए। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जिनके खिलाफ दिन रात विरोध किया, जेल गए, उन्हीं के दरबार में जाके अपने काम करवाने पड़ते हैं। और इससे ज्यादा पीड़ा हो नहीं सकती कि राम शिंदे ने स्वयं मुझसे बात। तो कुल मिलाकर आज जो स्थिति वहां है महाराष्ट्र में, वो स्थिति धीरे धीरे बिहार और यूपी में भी दिखाई दे रही है। जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जो संघ के शाखा से निकल के बीजेपी में आया, उसके लिए दुविधा ये है कि ये जो लोग आ रहे हैं, क्या ये भाजपा की विचारधारा के हैं क्या? इन गुंडे, बदमाश, भ्रष्टाचारियों को कब तक हम ढोएंगे? भाजपा लगातार भ्रष्टाचार के फ्रंट पे कांग्रेस से लड़ता है। भ्रष्ट कांग्रेस, भ्रष्ट कांग्रेसी नेता, यही उनका टैगलाइन हुआ करती है। लेकिन आज अजित पवार के सामने भ्रष्टाचार नतमस्तक होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार उससे बड़ा उदाहरण आपको भारत में कहीं नहीं दिखता। जब ऐसे आदमी आपके पार्टी में हो और जिसके आपके पार्टी के मुखिया जिसका फूलों से स्वागत करता हो, तो कार्यकर्ता बगले झांकने लगता है। जितने भी स्पोक्स पर्सन है वो इधर उधर झांकने लगते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम लड़े तो क्या लड़े, जवाब दे तो क्या जवाब दे। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जब मसला आया, तो भाजपा कितनी भ्रष्टतम है ये दिखाई दी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने जो संघ से आया हुआ कार्यकर्ता है, उसके मुंह पे ताला लगा दिया। उसको भी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा गोरख धंधा बीजेपी में कब से होने लगा। भ्रष्टाचार हर राजनीतिक दल में है, थोड़ा बहुत आटे में नमक चल जाता है। बीजेपी के खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी में तो नमक का ही आटा गूंथा। और जो चीजें बाहर आ रही है, वो चीजें रोंगटे खड़े कर देती है कि इतना भ्रष्टाचार मुंह आमने सामने। और इसका एक उदाहरण मैं दूं आपको, तो भिवंडी नगर पालिका में प्रॉपर्टी टैक्स 285 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली एक उद्योगपति सुधीर मेहता के नाम, जो टोरंटो कंपनी का मालिक है। टोरंटो कंपनी वही है जिसने अहमदाबाद की इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का काम किया, वो कंपनी खरीद ली गुजरात, पब्लिक एंटरप्राइज। नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं सुधीर मेहता। जब सुधीर मेहता के ऊपर 285 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स निकला, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तब एक अधिसूचना जारी कर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी टैक्स माफ करवाया। नुकसान भिवंडी महानगर पालिका का हुआ, फायदा सुधीर मेहता का हुआ। इसके एवज में सुधीर मेहता ने 185 करोड़ के बॉन्ड खरीद कर राष्ट्रीय दल को दिए। वो दल कौन हो सकता है? जब 285 करोड़ माफ करोगे तो 185 करोड़ के कमीशन या रिश्वत कौन ले सकता है जिसने ये माफ किया? फिर भी सुधीर मेहता 185 करोड़ के बॉन्ड देने के बाद भी 100 करोड़ प्रॉफिट में था। नुकसान 285 करोड़ का भिवंडी महानगर पालिका का, मुंबई के जनता का, महाराष्ट्र की जनता का था, करदाताओं का। उसमें देवेंद्र फडणवीस के घर का क्या जाता? क्योंकि उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के कोई राजनीति में या महाराष्ट्र सरकार में नहीं लगाई। ऐसे असंख्य उदाहरण जिसके चलते आज एनडीए का कुनबा मुझे ज्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई देता है शिवसेना में। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। नमस्कार, देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।